Good morning, everyone. Up to now, what we have discussed, up to we have discussed about we have discussing the plant kingdom. In that, we have completely discussed about the Thallophyta means algae, Bryophyta and Pteridophyta. अभी तक जो हमने प्लांट किंगडम में डिस्कस कर रहे थे, हम प्लांट किंगडम के बारे में डिटेल नॉलेज एक्वायर कर रहे थे, उसमें हमने अभी तक 3 कैटेगरीज के बारे में बात की थी। एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में, इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनके टाइप्स और इनके सब कैटेगरीज, उन सब के बारे में बात की। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जिम्नोस्पर्म। वी आर गोइंग टू कीप फॉरवर्ड। आज हम आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज द जिम्नोस्पर्म, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म ये क्या है? जिम्नोस्पर्म जो इसका ग्रीक वर्ड है, इसका जो मीनिंग है, जिम्नो का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है नेक, और जो स्पर्म्स का मीनिंग होता है स्पर्मा मींस सीड। अभी तक टेरिडोफाइटा में क्या था? सीड हैबिट देखने को मिली थी, लेकिन सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, इनमें सीड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इनमें जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड फॉर्म में होते हैं। देयर सीड्स आर इन द नेक्ड फॉर्म, वो एक्सपोज नहीं होते हैं, एक्सपोज फॉर्म में होते हैं, नेक्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, नेक्ड स्पर्मा मीन्स सीड्स एंड प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें ओव्यूल जो होता है वो ओवरी वॉल के अंदर नहीं होता है एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के पहले और बाद में भी ये एक्सपोज फॉर्म में होता है, मीन्स दिखाई पड़ता रहता है। ठीक है, एक्सपोज फॉर्म में होता है। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। और जो सीड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को डेवलप करते हैं वो भी कवर नहीं होते हैं, वो भी नेक्ड होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड सर्ब्स। इनके अंदर क्या आते हैं? मीडियम साइज के ट्री हुए, टॉल ट्रीज हुए, और जो सर्ब्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आते हैं। ठीक है, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म इज द जायंट रेडवुड ट्री स्ट्रिकिया इज द वन टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। जिम्नोस्पर्म की एक स्पीसीज है जिसको रेडवुड ट्री के नाम से जानते हैं, विच इज नोन एज स्पीकिया। शिक्विया ये क्या है? ये सबसे बड़ी स्पीसीज है टॉलेस्ट ट्रीज की, टॉलेस्ट ट्रीज की सबसे लंबे पेड़ों की एक स्पीसीज है। और तो रूट्स एंड जनरली टैप रूट, इनमें जो रूट होता है वो टैप रूट सिस्टम को फॉर्म करता है। रूट्स इन सम जनरा हैव फंगल एसोसिएशन विद इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, फॉर एग्जांपल पाइनस। इनके जो कुछ प्लांट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनका पाइनस जो प्लांट है जिम्नोस्पर्म में आता है, उसका पाइनस का क्या होता है? पाइनस जो प्लांट है उसमें जो रूट्स होते हैं वो माइकोराइजा एसोसिएशन होते हैं, फंगस के एसोसिएशन में होते हैं, माइकोराइजा जिसे कहते हैं। उसमें क्या करते हैं? फंगस को ये रूट्स रहने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन देते हैं। ठीक है, फूड प्रोवाइड करते हैं एंड उसके एवज में फंगस क्या करता है? इन्हें वाटर और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है। तो फंगल एसोसिएशन में भी देखे जाते हैं। एंड वाइल इन द अदर साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड पोलराइज्ड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। और तो और कुछ प्लांट्स में जैसे कि साइकस जो देवदार का पेड़ होता है उसमें उसके जो रूट्स होते हैं वो कोरोलॉइड रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक न्यू रूट्स होती है, इनको स्पेशल रूट्स होती है जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, और ऐसे ये फंगल और बैक्टीरियल के एसोसिएशन में देखे जाते हैं। ठीक है, द स्टेम आर अनब्रांच, इनके जो स्टेम होते हैं वो ब्रांच भी हो सकते हैं जैसा कि पाइनस में होता है, और अनब्रांच भी देखे जाते हैं जैसा कि देवदार में देखने को मिलता है। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं। साइकस में पिन्नेट लीव्स होती हैं फॉर ईयर्स। पिन्नेट मीन्स नीडल लाइक स्ट्रक्चर। साइकस की लीव्स होती हैं वो पिन्नेट फॉर्म में होती है, मीन्स नीडल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगी, वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर पिन्नेट फॉर्म में होती हैं। ठीक है, और तो और the leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind। और जो जिम्नोस्पर्म में जो लीव्स होती हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर होता है। किसके लिए? वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और हवा को झेल सकती हैं। उनके पास रेजिस्टेंस पावर इन सब की
होती है। इन कोनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। और कोनिफर्स जो होते हैं मीन्स जो कोनिफर्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो नीडल लाइक लीव्स पाई जाती है उससे क्या होता है, वो सरफेस एरिया को घटा देती हैं, जिससे क्या होता है उनके लीव्स के पास थिक क्यूटिकल होती है। जो क्यूटिकल की लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर वो थिक होती है, और संके इंस्ट्रूमेंटा उनके इंस्ट्रूमेंटा भी धसे हुए होते हैं। इससे क्या होता है, इससे वो पानी का लॉस से बच जाते हैं। जो इवोपोरेशन से पानी का लॉस होता है उससे वो अपने आप को बचा ले जाते हैं, जैसा कि साइकस में होता है। ठीक है, साइकस में नीडल लाइक स्ट्रक्चर होगा, लीफ होगा, पिन्नेट फॉर्म में होगा, और तो और नीडल लाइक स्ट्रक्चर होगा तो सरफेस एरिया कम होगी, थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल पाई जाती है, और उसमें जो इंस्ट्रूमेंटा होते हैं वो संकीर्ण होते हैं। ठीक है, संकीर्ण इंस्ट्रूमेंटा होने के कारण और थिक क्यूटिकल होने के कारण जो पानी का लॉस होता है वो कम होता है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं, मीन्स दो तरह के स्पोर्स होते हैं, मेगा स्पोर्स और माइक्रो स्पोर्स, दोनों तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया दैट आर बॉन्ड ऑन स्पोरोफिल्स व्हिच आर अरेंज्ड स्पाइरली along an axis to form ब्लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोब्लैक और कोन्स। जो इनमें दो तरह के स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजिया में बनते हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया में बनाए जाते हैं, और जो स्पोरेंजिया कहाँ बनता है, स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स पे होता है, और वो कि एक स्पाइरली एलोंग एक्सिस, वो स्प्रिंग के फॉर्म में उस पर अटैच फॉर्म में पाए जाते हैं, और उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को स्ट्रोबिलाई या कोन कहते हैं। इनमें जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजिया फॉर्म होते हैं, स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स में पाई जाती हैं, और जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, स्पाइरली अरेंज होते हैं, स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिससे क्या होता है वो एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को शो करते हैं। इससे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो होता है उसे स्ट्रोबिलाई या कोन के नाम से जाना जाता है। इसके पास स्पोर्स होते हैं, मेगा स्पोर्स और माइक्रो स्पोर्स, और इसी के बेसिस पे जो स्ट्रोबिलाई होती हैं वो माइक्रो स्पोरोफिल होती हैं, जिसके पास माइक्रो स्पोरेंजिया होते हैं, या मेल स्ट्रोबिलाई होते हैं। जो माइक्रो स्पोरोफिल्स होती हैं जिनके पास माइक्रो स्पोरेंजिया होते हैं उन्हें हम मेल स्ट्रोबिलाई के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो माइक्रो स्पोर्स का प्रोडक्शन करती हैं, जिसमें मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन होता है, और वो हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। ये हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इनके पास सेल्स भी बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, और जो इस पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। द ओव्यूल द कोन्स बियरिंग मेगा स्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगा स्पोरेंजिया आर मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई। जो कोन्स फीमेल स्ट्रोबिलाई को बियर करती है, मेगा स्पोरोफिल को बनाती है, मीन्स ओव्यूल को बियर करती है, उसे मेगा स्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। और वो क्या बियर करती है, उसके पास फीमेल, उस स्ट्रोबिलाई को हम फीमेल स्ट्रोबिलाई के नाम से जानते हैं। द मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। ये जो मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई होते हैं, या जो मेल और फीमेल कोन्स होते हैं वो एक ही ट्री पे पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पाइनस या साइकस, जैसा कि साइकस में होता है, साइकस में मेल प्लांट अलग होता है और डिफरेंट और फीमेल प्लांट अलग होता है। तो ऐसे दोनों कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। हो सकता है कि दोनों स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही प्लांट को जैसा पाइनस में देखने को मिलता है, और दूसरी जगह ये भी हो सकता है कि दोनों प्लांट अलग अलग प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करें, मेल प्लांट अलग हो, फीमेल प्लांट अलग हो, जैसा हमें साइकस में देखने को मिलता है। ठीक है, साइकस में क्या होता है, दोनों प्लांट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, द मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है वो किससे बनती है, वो न्यूसेलस का कोई एक ही सेल मेगा स्पोर मदर सेल में बदल जाता है, और क्या करता है फिर वो न्यूसेलस क्या करता है, न्यूसेलस उसको बचाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और तो और एक कंपोजिट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसके हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड एन ओव्यूल, जो ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है। द ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल्स विच में बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म फीमेल कोन्स। ओव्यूल्स कहाँ बनते हैं, ये मेगा स्पोरोफिल्स पे बनते हैं और एक साथ गुच्छे में हो जाते हैं, जिसे हम फीमेल कोन्स के नाम से जानते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड मेयोटिकली टू फॉर्म 4 मेगा स्पोर। फिर मेगा स्पोर मदर सेल होती है, वो मेयोटिक डिवीजन करके 4 मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, एंड उसमें से एक मेगा स्पोर क्या करता है, मेगा स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करता है। वो एक मेगा स्पोरेंजियम में चला जाता है और मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया होते हैं, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन।
क्या होता है, इनमें जो मेगास्पोर मदर सोल होती है वो मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है। उनमें से कोई एक मेगास्पोर है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो उसी में डेवलप करता है, और तो और डेवलप करने के बाद मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट होती है उसके पास दो या दो से अधिक आर्चिगोनिया होते हैं, जिसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, इज रिटेन्ड विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, और वो जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट रहता है वो उसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पड़ा रह जाता है, ठीक है। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म, द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एक्जिस्टेंस। जैसा कि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में हमने देखा था कि वो फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, इनमें रूट्स होते हैं, टैप रूट फॉर्मेशन होता है, ट्रू रूट्स होते हैं, इसीलिए मूवेबल फॉर्म में, फ्री लिविंग फॉर्म में नहीं देखने को मिलते हैं। और ये दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट, और ये स्पोरेंजिया के अंदर इनके जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर ही होते हैं, जो कि स्पोरोफाइट से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसमें पॉलन ग्रेन होता है, दैट इज द माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म होता है। जो पॉलन ग्रेन होता है वो कहाँ फॉर्म होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, और जो ओव्यूल होता है वो कहाँ फॉर्म होता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म होता है। दे आर कैरिड बाय एयर करेंट्स और कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। ये हवा की मदद से, एयर करेंट्स की मदद से ऊपर की तरफ पॉलिनेशन इनमें किसमें होता है, एयर पॉलिनेशन होता है, और वो कहाँ जाते हैं, वो मेगास्पोरोफिल के पास जाते हैं, जिसके पास क्या होता है, ओव्यूल होता है। Pollen tube carrying the male gamete grows toward the archegonia in the ovules and discharge their content near the mouth of the archegonia। फिर क्या होता है, जब ओव्यूल के माउथ के पास पहुंचते हैं, फिर जो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है, पॉलन ट्यूब ग्रो करके क्या करता है, कहाँ जाता है, वो आर्चिगोनिया के पास जाता है, और आर्चिगोनिया के माउथ पे पहुंचने के बाद क्या करता है, वो दोनों जो मेल गैमेट होता है उसे वो डिस्चार्ज कर देता है, कहाँ पे, आर्चिगोनिया के माउथ पे। फिर क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फिर जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और फिर ओव्यूल जो बनता है वो किस में बदल जाता है, वो सीड में बदल जाता है। इसीलिए यहाँ क्या होता है, इसीलिए इनके जो सीड्स होते हैं वो कवर फॉर्म में नहीं होते हैं। तो ये तो बात हुई जिम्नोस्पर्म की। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के आगे जो है कैटेगरी हमारी प्लांट की, दैट इज द एंजियोस्पर्म, जो हमारी लास्ट कैटेगरी है प्लांट की, एंजियोस्पर्म, जिसे हम फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी स्पर्म्स मींस सीड होता है, एंजियो मींस कवर्ड सीड्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स मींस कवर्ड सीड, जिस प्लांट कैटेगरी में सीड्स कवर होते हैं और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, उन प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में रखते हैं। जिम्नोस्पर्म की तरह इनमें जो ओव्यूल होता है वो नेक्ड होता है, लेकिन जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, पॉलन एंड ओव्यूल जो होते हैं वो अलग अलग स्टेटिस्टिकल स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं, जिससे हम फ्लावर के नाम से जानते हैं। एंजियोस्पर्म्स के पास क्या होता है, इनके जो सीड्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म के सीड्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो फ्रूट के एक स्पेशल ऑर्गन, एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं, जिसे हम फ्रूट के नाम से जानते हैं। ये एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है प्लांट्स का, और ये कहाँ पाया जाता है, ये बहुत ही बड़े हैबिटेट में पाया जाता है, और लगभग ये इसका देखा गया है, पैमाना लगाया गया है कि दे रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वॉल्फिया टू टॉल ट्रीज यूकैलिप्टस ओवर 100 मीटर। ये कहाँ, इनकी जो साइज की रेंज है ये बहुत ही छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वोल्फिया, और तो और सबसे बड़ा जो ट्री है यूकैलिप्टस का, जो 100 मीटर्स लंबा है, वो भी किसके अंदर आता है, इसी एंजियोस्पर्म के अंदर आता है। इसको एंजियोस्पर्म को हम अधिकतर फूड, फॉडर और फ्यूल के मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, जो कि कॉमर्शियली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ढेर सारे फूड हमें मिलते हैं, जो चाहे फल हुए चाहे वेजिटेबल्स हुए, फॉडर हुए, चारा हुआ, और बहुत ही सारे मेडिसिनल फ्यूल हुआ मेडिसिनल पर्पज से हुए, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, ये सब के सब हमें एंजियोस्पर्मिक कैटेगरी से ही मिलते हैं। और तो और ये इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलिडनस और मोनोकोटिलिडनस। इनको जो एम्ब्रियो में कोटिलिडन मौजूद होता है उसके बेस पे एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है,
पहला और दूसरा, पहला क्या है डाइकोटिलेडनस, मींस जिसके एम्ब्रियो में दो कोटिलेडन्स मौजूद होंगे, ठीक है, जिस प्लांट के एम्ब्रियो में दो कोटिलेडन्स मौजूद होंगे उन्हें डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो के नाम से जानता है, उन्हें डाइकोट क्योंकि दो कोटिलेडन्स होते हैं। और जिस प्लांट के एम्ब्रियो में सिंगल कोटिलेडन मौजूद होता है, ठीक है, जिस प्लांट के एम्ब्रियो में सिंगल कोटिलेडन मौजूद होता है उसे मोनोकोटिलेडनस फॉर्म में जाना जाता है। द प्लांट which consists of two cotyledons in an embryo is known as dicotyledonous, and the plant which consists of single cotyledon in the embryo which is known as monocotyledonous। तो इन्हें कोटिलेडन्स के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज द मोनोकोटिलेडनस और डाइकोटिलेडनस। हमने बताया ना डाइकोटिलेडनस की सबसे अच्छा है कि वो दो कोटिलेडन्स होते हैं उनके सीड में, और मोनोकोटिलेडन्स के सीड में एक ही कोटिलेडन पाया जाता है। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है इसके फ्लावर में उसे स्टैमेन कहते हैं, और ईच स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर फिलामेंट विथ एन एंथर एट द टिप। एंथर्स फॉलोइंग मियोसिस प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है इनके फ्लावर्स में उसे स्टैमेन कहते हैं, और हर एक स्टैमेन के पास एक सिलेंडर लाइक फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एंथर कहते हैं। और एंथर के टिप पे क्या होता है, वो एंथर क्या करता है, वो मियोसिस प्रोसेस के बाद पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर पे उसे हम पिस्टिल के नाम से जानते हैं या कार्पेल के नाम से जानते हैं। पिस्टिल या कार्पेल दोनों एक ही वर्ड है। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी इंक्लोजिंग वन टू मेनी ओव्यूल्स। पिस्टिल के पास क्या होता है, पिस्टिल के पास एक ओवरी होती है जिसके अंदर एक या एक से अधिक ओव्यूल्स मिलते हैं। विद इन द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट्स टर्म्ड एम्ब्रियो सैक। और उसी एम्ब्रियो के पास क्या होता है, हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट, बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं। द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रोसीडेड बाय मियोसिस। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन सीड के अंदर मियोसिस प्रोसेस द्वारा होता है। मियोसिस प्रोसेस होगी तब जाके एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। हेंस ईच ऑफ द सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड। इसीलिए जो एम्ब्रियो सैक का हर एक सेल जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल्ड एग एपरेटस। हर एक एम्ब्रियो सैक के पास 3 सेल्ड एग एपरेटस होता है, मतलब एक उसका जो एग एपरेटस होता है उसके पास 3 सेल होते हैं, उसमें से एक सेल होता है और 2 सिनर्जिस्ट होते हैं। उसके साथ ही साथ 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में जो कि 7 सेल्ड एक न्यूक्लिएट स्टेज होता है, उसमें क्या क्या होगा, 3 सेल्ड एग एपरेटस होगा जिसमें एक सेल होगा, 2 सिनर्जिस्ट होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई मैच्योर एम्ब्रियो सैक में पाई जाती हैं। जो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं वो क्या करती हैं, वो फ्यूज टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। वो फ्यूज करके एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेती हैं। और तो और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जब वो एंथर से डिस्पर्स होके, मतलब एंथर से डिस्पर्सन के बाद, डिस्पर्सन प्रोसेस में एंथर जब फटता है, जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं उसके बाद वो हवा या किसी और एजेंसीज में हवा हुआ, पानी हुआ या एनिमल्स हुए, इंसेक्ट हुए, उनके द्वारा जब वो स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल की स्टिग्मा पे लैंड होते हैं तब वो वहाँ पे क्या करते हैं, वो पॉलिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करके फिर पॉलन ग्रेन जो जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे और फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। उससे क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं स्टिग्मा पे और स्टाइल पे वो ओव्यूल तक पहुंचाते हैं। जो पॉलन ग्रेन होता है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक जाता है। द पॉलन ट्यूब इंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सैक वेयर 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज। फिर क्या होता है, ये जो पॉलन ट्यूब होता है वो ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक में इंटर करता है और एम्ब्रियो सैक में इंटर करने के बाद जो 2 मेल गैमेट्स फॉर्म रहते हैं उन्हें वो डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है, उन्हें वो एम्ब्रियो सैक के अंदर छोड़ देता है। जो एक मेल गैमेट होता है वो एक सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है विच इज द प्रोसेस नोन एज सिंगैमी, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिंगैमी। एंड द अदर मेल गैमेट फ्यूजेड विद ए डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस ए ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो 2 पोलर बॉडी होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लिया होते हैं, उनके साथ फ्यूज करके एक ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है विच इज नोन एज ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म। मीन्स
PEN पेन का फॉर्मेशन कर लेता है, डेट इज नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, और इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इसीलिए सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन एक ही साथ एक ही जगह पे होते रहते हैं। द होल प्रोसेस नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन विच इज ओनली यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। इसीलिए जब फ्यूजन मीन्स सिंगैमी दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज द ट्रिपल फ्यूजन, वो एक ही साथ एक ही एम्ब्रियो सैक में होते रहते हैं। इसीलिए इस कंप्लीट प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है जिसके पास एक या दो कॉटिलिडन्स होंगे। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो एंडोस्पर्म में बदल जाता है, जो क्या करता है, जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जब एम्ब्रियो ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो में, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जो सिनर्जी जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद डीजनरेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उसी में डिसॉल्व हो जाएंगे। और इन्हीं ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स, और इन्हीं सब इवेंट्स के बीच में क्या होता है, ओव्यूल जो होता है वो सीड में बदल जाता है, ओवरी किस में बदल जाती है, फ्रूट में। इसीलिए जो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज शोन इन द फिगर। और इसीलिए जो लाइफ साइकिल होती है एंजियोस्पर्म की वो दो कैटेगरीज में होती है, जिसमें स्पोरोफिटिक दैट इज 2n जनरेशन होता है, डिप्लॉइड जनरेशन भी होता है, और गैमेटोफिटिक दैट इज n जनरेशन, हैप्लॉइड जनरेशन भी देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई एंजियोस्पर्म्स की। ठीक है, यहाँ तक तो आपका पूरा जो प्लांट के सारे कैटेगरीज थे, 5 कैटेगरीज जो प्लांट्स के थे, वो हमने उसके बारे में जाना कि प्लांट एल्गी में क्या होता है, ब्रायोफाइट में क्या होता है, पेडोफाइट में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में भी जान लिया। लेकिन इनके सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद हमें जो इनके लाइफ साइकिल पे अगर हम ध्यान से देखें, इनके गौर करें इनकी लाइफ साइकिल पे, तो इन सबको मिला के हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन प्लांट्स देखी जाती हैं, विच आर नोन एज हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये जो प्लांट के बॉडीज होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं और डिफरेंट लाइफ साइकिल को शो करते हैं। उनके में लाइफ साइकिल में 2 कंडीशंस आती हैं। The one is the gametophytic condition and second one is the sporophytic condition। gametophytic condition क्या है, जो प्लांट सेल्स होते हैं, उनके जो प्लांट्स होते हैं उनके पास दोनों तरह के सेल होते हैं ना, हैप्लॉइड सेल्स भी होते हैं और डिप्लॉइड सेल्स भी होते हैं, और जो कि माइटोसिस प्रोसेस द्वारा डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो ये एबिलिटी होती है प्लांट की कि वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स को बना सके, वो क्या करती है, इससे जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स होते हैं वो गैमेट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, जब प्लांट्स में गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये जो कंडीशन होती है वो गैमेटोफिटिक कंडीशन होती है प्लांट की। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और फिर जाइगोट माइटोसिस से डिवाइड करके एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है, जिसके पास क्या है, जो प्लांट बॉडी हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। दिस इन टर्न डिवाइड बाय द माइटोसिस फॉर्म ए हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। और इसके बाद फिर वो मियोसिस प्रोसेस को करके फिर एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। इसीलिए ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेट्स प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक। इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं जो गैमेटोफिटिक दैट इज गैमेट्स का फॉर्मेशन और डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक दैट इज जाइगोट का फॉर्मेशन शो करते हैं, वो एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रोसेस को दिखाते हैं। मींस उनके पहले उनके लाइफ साइकिल में अगर स्पोरोफिटिक कंडीशन जनरेशन आएगी तो उसके पास गैमेटोफिटिक भी आएगी, गैमेटोफिटिक के बाद फिर स्पोरोफिटिक, फिर गैमेटोफिटिक, ये कॉन्टिन्यूअस साइकिल चलती रहती है। ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। और उसी बेसिस पे जो इनमें जो लाइफ साइकिल पाई जाती है प्लांट्स में, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, विच इज नोन एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो लेट्स स्टार्ट विद द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आइए जानते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होता है, इसमें
स्पोरोफिटिक जनरेशन जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में होता है वो जाइगोट से होता है, और जाइगोट जो होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन को शो करता है। एंड देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, और इनके पास फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होते हैं, ठीक है। मियोसिस से जाइगोट जो होता है मियोसिस प्रोसेस को करने के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, एंड द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोकली टू फॉर्म गैमेटोफाइट। और जो फिर हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं वो मियोसिस प्रोसेस को करके, माइटोटिक प्रोसेस को करके वो गैमेटोफिटिक जनरेशन को करते हैं। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सम प्लांट इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। इसीलिए इनमें जो डोमिनेंट फेज होता है वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है। और गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। जिस प्लांट के लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज हैप्लॉइड होगा, मींस गैमेटोफाइट फेज डोमिनेंट होगा, वो हैप्लॉइड नेचर का होता है, उसे हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। और उसी का जस्ट वाइस वर्सा, उसका पूरा अपोजिट, द प्लांट विच कंसिस्ट ऑफ डिप्लॉयड मींस स्पोरोफिटिक कंडीशन एज इट्स डोमिनेंट फेज। जिस प्लांट की लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक जो जनरेशन होती है वो डोमिनेंट फेज में होती है, उस प्लांट को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के नाम, उस प्लांट के पास कैसे होती है, उस प्लांट के पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। उसमें जो जाइगोट होता है, जो स्पोरोफाइट होता है, वो मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। ये पूरा अपोजिट है, ठीक है। और ये जो होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल सबसे अच्छा है स्पाइरोगेरा जो हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, सर्वाइडोमोनास हो गए, जो एल्गीज हैं उनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती हैं। अगर वहीं बात करें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, जिनके पास सीड्स होते हैं, सीड बीयरिंग प्लांट, वो किसको शो करते हैं, वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं, इट इज द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। बट इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, लेकिन अगर हम बात करें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो उसमें क्या होता है, जैसे कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में देखा जाता है कि क्या होता है, इंटरमीडिएट कंडीशन हैप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर। अगर हम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की बात करें, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, जो इंटरमीडिएट कंडीशन आती है मींस हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन जो आती है वो क्या, जो मल्टीसेलुलर रहती है, ठीक है। इनका जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन, जो इंटरमीडिएट कंडीशन आता है वो क्या रहता है, वो मल्टीसेलुलर कंडीशन को शो करता है। इसीलिए हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज, इसीलिए इनका जो डोमिनेंट फेज है वो भी अलग अलग होता है। इनका जो डोमिनेंट फेज है वो इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक थायलॉइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड एज ए हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। इनका जो डोमिनेंट फेज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, थायलॉइड स्ट्रक्चर होता है, इरेक्ट फेज में होता है, इसीलिए इनका जो हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक होता है, जो क्या करता है, अल्टरनेट्स विद द शॉर्ट लिव विद मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट टोटली और पार्शली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स एंकरेज एंड न्यूट्रिशन। और ये क्या इफेक्ट करता है किसको, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट पे। ये पूरी तरह से जिनका जो हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक कंडीशन होता है इनमें, वो पूरी तरह से नहीं लेकिन स्मॉल पार्सली, हल्के से थोड़े से पार्ट में पार्सली कंडीशन में ये डिपेंड करता है स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड कंडीशन पे फॉर देयर एंकरेज एंड न्यूट्रिशन। अपने न्यूट्रिशन या उनके एंकरेज के लिए, ग्रोथ के लिए वो किस पे डिपेंड करता है, वो स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसीलिए जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन देखने को मिलती हैं। और वहीं अगर बात करें जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट हैं, जो कि डोमिनेंट फेज है किसमें, टेरिडोफाइट्स में, जो फोटोसिंथेटिक और वैस्कुलर प्लांट बॉडी होता है वो किससे अल्टरनेट करता है, वो मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव हैप्लोफिटिक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट कंडीशन पे डिपेंड रहता है। अगर टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इनमें जो डिप्लॉयड जो डोमिनेंट फेज होता है वो डिप्लॉन्टिक होता है, लेकिन वो किस पे, वो पार्शली अल्टरनेट, किसको अल्टरनेट करता है, जो शॉर्ट लाइफ टर्म होती है इनके अंदर हैप्लॉइड कंडीशन की, जो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और तो और फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो फूड अपना खाना खुद से बनाते हैं, उन पे कुछ अल्टरनेट करके और शॉर्ट टाइम का उनको जो ड्यूरेशन होता है हैप्लॉइड कंडीशन का गैमेटोफिटिक का, उस पे कुछ डिपेंड करते हैं। इसीलिए इस तरह के लाइफ पैटर्न को हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के नाम से जाना जाता है और ये टेरिडोफाइट्स में इस तरह का देखा जाता है। Interestingly, while most algal genera are haplontic,
such as Ectocarpus, Polysiphonia, Keels are haplodiploidic. Fucus as an alga is diploidic. अगर सिर्फ एल्गा की बात करें तो एल्गा में इन स्पायरोगेना वॉल्वेट जो प्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, तो वहीं जो फ्यूकस है वो एल्गी है जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। और कुछ एल्गी हैं जैसे कि इक्टोकार्पस है, पॉलीसाइफोनिया है, केल्प है, वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। सो हियर योर चैप्टर्स फिनिश हियर, आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है और यहाँ पे आपने पूरे प्लांट किंगडम के बारे में डिटेल स्टडी की, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में भी जाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।